नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सूरज चंद्रा। फिर एक वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है वर्धन वंश। वीडियो को आगे पीछे करके देखने पर ये वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए काम का हो। तो शुरू करते हैं मित्रों। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश। इस वंश के आरंभ से पहले गुप्त साम्राज्य की सत्ता भारत में लंबे समय से चलती आ रही थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता जो थी ध्वस्त हो गई थी और 7वीं सदी आते आते पाटलिपुत्र जो था उसके बुरे दिन आ गए थे। उस समय 6वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। थानेश्वर नाम आया है यहाँ पर। थानेश्वर प्राचीन समय में श्रीकंठ जनपद की राजधानी हुआ करती थी और यह थानेश्वर वर्तमान में करनाल हरियाणा का क्षेत्र है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन जो है इसका वध कर दिया जाता है। उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। सम्राट हर्षवर्धन का नाम आया है और ये 606 से 647 तक शासक रहे थे भारत के। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये निसंतान थे, अतः इनकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट के पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। महाराजाधिराज की पदवी धारण करता था और शिव का भक्त था, सूर्य की उपासना भी करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर
एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हैंसान भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। चीनी यात्री हैंसान का नाम आया है। हैंसान 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। चीनी यात्री हैंसान को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें। यह हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। 3 नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, संस्कृत में है। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, कादम्बरी और हर्ष चरित्र के लेखक मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हैंसान को आश्रय प्रदान किया था। हर्षवर्धन के द्वारा इन बाणभट्ट को मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान इन विद्वानों के साथ चीनी यात्री हैंसान को भी आश्रय प्रदान किया गया था। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है, आप देख सकते हैं। सम्राट हर्ष की मूर्ति है यह। इस पूरे पैराग्राफ के अलावा भी और भी कुछ बातें हैं जो आपको जाननी होगी। हर्षवर्धन नाम आया है। हर्षवर्धन, इसका प्रारंभिक नाम शिलादित्य था और यह प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था। बाद में यह बौद्ध धर्म अपना लेता है। महायान बौद्ध शाखा में इसका विश्वास था। प्रभाकर वर्धन का नाम आया है। प्रभाकर वर्धन महाराजा धीराज परम भट्टाकर उपाधि धारण करता था। 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय नर्मदा नदी के पीछे खदेड़ देता है। हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय से इसका युद्ध होता है और ऐहोल प्रशस्ति में इसका वर्णन किया गया है। ये भी आप ध्यान रखें। चीनी यात्री हैंसान 643 ईस्वी में बौद्ध महासम्मेलन किया था, उसमें प्रमुख वक्ता के रूप में था। तो ये भी आप ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।